मैं बहू की नफ़रत में अंधी हो गई थी। मुझसे सहन नहीं हो रहा था कि मेरा इकलौता बेटा पत्नी के प्रेम में मगन होकर मुझे अनदेखा कर दे। मैंने बेटे की अनुपस्थिति में बहू को जहर देकर मार दिया और बेटे से कहा, लगता है तुम्हारी पत्नी गहने और पैसे लेकर भाग गई है। जैसे ही रात होती मुझे बेटे के कमरे से अजीब आवाज़ें सुनाई देती। मुझे लगता ये मेरा वहम है, क्योंकि मैंने बहू को अपने हाथों से मारा है, इसलिए डर रही हूँ। एक दिन उन आवाज़ों से तंग आकर मैं अचानक बेटे के कमरे में गई तो सर चकरा गया, क्योंकि मेरा बेटा तो संध्या की आरती हो चुकी थी और अब तो शाम ढलने ही वाली थी। अब कुछ ही देर में मेरा बेटा आने वाला था। मैंने एक बार फिर से दरवाजे की ओर देखा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी थी। मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजे पर नज़र दौड़ाई और तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई दरवाजे की ओर चल दी। अगले ही पल मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि सामने मेरा बेटा मुस्कुराता हुआ मेरी ओर देख रहा था। उसके साथ दुल्हन बनी एक लड़की खड़ी हुई थी, जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। दुल्हन के कपड़ों में खड़ी ये लड़की मेरे बेटे की ही पत्नी होगी। मेरी चुभती हुई नज़र उस लड़की पर थी। मैं तो अपने बेटे की शादी के लिए न जाने क्या क्या सपने सजाए बैठी थी, और न जाने मैंने किस किस लड़की को अपने बेटे के लिए सोचा हुआ था, और अब ये मेरे सामने क्या हो रहा था। वो लड़की नज़रें झुकाए खड़ी थी और मुझे उस पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। मेरे बेटे ने कुछ देर की खामोशी के बाद मुझसे कहना शुरू किया। कहने लगा, माँ, ये नंदनी है। मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। ये मेरे बॉस की बेटी है। इसकी शादी कहीं और हो रही थी, लेकिन मंडप में उन लोगों ने इनकार कर दिया और इसकी बारात वापस लौट गई। मजबूरी में मुझे सर की इज्जत बचाने के लिए इससे विवाह करना पड़ा, और वैसे भी मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इसे कहीं जाने नहीं दे सकता था। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी। मेरा इसमें ज़्यादा कोई दोष नहीं है और ना ही इसमें कोई नंदनी का दोष है। बस भगवान ने हम दोनों को मिलाना चाहा था और हम दोनों मिल गए थे। वरना आप तो जानती हैं कि प्यार करने वाले एक दूसरे से शादी करने के लिए ना जाने किस हद तक लड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों की शादी नहीं हो पाती। लेकिन हमारा मिलाप तो भाग्य में लिखा हुआ था, सो हम मिल गए। मेरा बेटा मुस्कुराते हुए अपनी नई नवेली दुल्हन को देख रहा था, जबकि मुझे और भी आग लग गई थी। मैंने उठते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई रोहित? तुमने माँ की मर्जी जाने के बिना किसी और से शादी कर ली। तुम जानते भी हो कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर रखी थी। लेकिन मेरे बेटे ने हाथ खड़ा करके मुझे रोक दिया और कहा, माँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार को यूँ अकेला नहीं छोड़ सकता था, और बॉस की इज़्ज़त का भी सवाल था। मैं नहीं चाहता था कि उनकी इज़्ज़त पर कोई आँच आए। मैंने उनकी बेटी से विवाह कर लिया, उसे मैं इज्जत से ब्याह कर लाया हूँ, और अब मुझे किसी और लड़की की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको कोई लड़की ढूंढने की ज़रूरत है। एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई अमीर घर की लड़की आपकी बहू बन चुकी है। आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? उसने कठोर स्वर में कहा। तो मैं उसे देखती रह गई। यह अचानक ही मेरा बेटा कैसी बोली बोलने लगा था और कैसे बात करने लगा था। वो तो मुझसे इतने मीठे स्वर में बात करता था कि उसकी बातों से मेरे अंदर तक मिठास उतर जाती थी। लेकिन आज ये कड़वाहट कहाँ से आई थी? ये ज़रूर इसी लड़की की वजह से ही थी। मैंने चुपती हुई नज़र उस लड़की पर डाली, जो आंखें झुकाए खामोश बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बहुत सुंदर थी और शादी के कपड़ों में तो और भी सुंदर लग रही थी, लेकिन मुझे उससे ज़रा भी लगाव नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए अपनी सहेली की बेटी पसंद कर चुकी थी, और मैं वहाँ पर बात भी चला चुकी थी। बहुत जल्दी मैं अपने बेटे की सगाई करने वाली थी, क्योंकि 2 महीने पहले ही मेरे बेटे की नौकरी लगी थी। मैं चाहती थी कि वो कुछ समय नौकरी कर ले, उसकी नौकरी के बाद ही मैं उसकी बात आगे चलाऊंगी। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह निकली थी। यह अचानक ही मुझ पर कैसा संकट आ टूटा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने अपने बेटे से कहा, लेकिन जो भी हो, मैं इस लड़की को अपने घर में नहीं रख सकती। तुम इसे अभी के अभी इस घर से निकाल दो। लेकिन मेरा बेटा कहने लगा कि अब ये मेरी पत्नी है, अब अगर मैं इसे घर से निकालूंगा तो आप ये सोच लीजिए मैं भी इसके साथ इस घर से जाऊंगा। जहाँ रहूंगा ये मेरे साथ ही रहेगी, ये कहीं भी अकेली नहीं जाएगी।
मेरे बेटे ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा तो मुझे हैरत का ज़बरदस्त झटका लगा। उससे आगे बोलने की हिम्मत मुझ में ना रही थी, क्योंकि उसने कहा था, अगर स्वीकार है तो ठीक, नहीं तो मैं अभी के अभी अपनी पत्नी को लेकर इस घर से चला जाता हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसने कठोरता से कहा तो मैंने उसे कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहते हुए मैं वापस पलटी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह अचानक ही मुझ पर कैसी कयामत टूटी थी। मैंने तो अपनी सहेली को ज़ुबान दे रखी थी, अब ये बला कहाँ से बीच में आ टपकी थी, जिसने अपनी टांग अड़ाई और मेरा सारे का सारा काम ख़राब कर दिया था। मुझे रह रहकर उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। वो लड़की खुद गूंगी बनकर बैठी थी, मगर मेरा बेटा उसी की बोली बोल रहा था। उसी ने मुझसे लड़ने के लिए मेरे बेटे को मजबूर किया होगा। मैं जानती थी कि ये बोली मेरा बेटा सिर्फ उसी के लिए ही बोल रहा है। मुझे बहुत गुस्सा था, लेकिन आज उनकी शादी की पहली रात थी, इसलिए मुझे अब खामोश रहना था। मैं जो हमेशा अपने बेटे के लिए दूध का गिलास लिए उसके कमरे तक जाती थी, आज मैंने 2 गिलासों में दूध डाला था। दिल कर रहा था कि एक में जहर डालकर इसे मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो गिलास मेरे बेटे ने पी लिया तो शायद उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए, और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने खामोशी से दूध 2 गिलासों में डाला और वापस उनके कमरे में पहुंची और उनके साइड टेबल पर रख दिया और बाहर निकल आई। लेकिन मेरा दिल जल रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे आग लगी हो। जिस तरह आग सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरे दिल को जलाकर राख कर देना चाहती थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई, लेकिन मैंने सारी रात जागकर गुजार दी थी। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा मेरी मर्ज़ी के बगैर इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है, और इतना बड़ा कदम उठाने के बाद वो मुझ पर इस तरीके से चिल्ला सकता है। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन ऐसा हो चुका था और मेरे लिए सब बहुत कठिन था। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा मेरा होकर रहे, वो कभी भी किसी के भी जाल में ना फंसे। लेकिन मैं जानती थी कि जब पत्नी आ जाती है तो बेटों के दिलों में दरारें पड़ जाती हैं, और पत्नी अगर उसकी पसंद की हो तो फिर बेटे तो माँ को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला था। दूसरे दिन सुबह मुझे लगा था कि रोज़ की तरह आज भी मेरा बेटा सुबह सवेरे ही उठेगा, इसलिए मैं सुबह होते ही उठ गई और नाश्ता बनाने लगी। जैसे ही नाश्ता बनाकर खड़ी हुई, मैंने देखा अभी तक डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं आया था। मैंने कमरे के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी तो कमरे से आवाज़ आई, माँ, भगवान के लिए थोड़ा सोने दें, आज तो हमारी शादी का पहला दिन है और आज भी हमें सोने नहीं दे रही। जब हमारा दिल करेगा हम उठकर आ जाएंगे। ये जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मेरा बेटा एक ही रात में कितना बदल चुका था, मुझे विश्वास नहीं आ रहा था। अब तो मेरा गुस्सा उस लड़की के लिए और भी बढ़ चुका था जिसका नाम नंदनी था। मैं चुपचाप वापस आ गई, लेकिन 11 बजे तक मैं उनका इंतज़ार करती रही। मैंने एक कौर भी अपने गले से नहीं उतारा था। मैं जो सुबह सवेरे नाश्ता करने की आदी थी, और वो भी अपने बेटे के साथ, लेकिन मेरे बेटे को मेरा ख्याल ही नहीं आया था। वो तो अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में आराम से सो रहा था। 11 बजे के करीब ही हमारे दरवाजे पर बेल बजी थी। मैं हैरत से दरवाजे की ओर बढ़ी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे हैरत की सीमा न रही, क्योंकि सामने 2 लोग खड़े थे, एक औरत और एक आदमी। वो दोनों काफ़ी अमीर लोग लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत अमीर परिवार से संबंध रखते हों। उनके नौकर उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें लेकर खड़े थे। उन्हें देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मेरी बहू के मायके से नाश्ता लेकर आए हुए लोग हैं। मैंने आगे से हटते हुए उन्हें रास्ता दिया तो वो लोग अंदर आए। वो औरत बड़े उत्साह से मुझसे गले मिली थी। मैंने बेदिली से उसे गले लगाया और झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाए हुए मैंने उन लोगों का स्वागत किया। लड़की की माँ ने मुझसे उसके बारे में पूछा तो मैंने कहा कि वो दोनों अभी सो रहे हैं, आप जाकर कमरे में उनसे बात कर लीजिए, मैं तो अभी जगा कर आई हूँ। मेरी बात पर वो उठी और कमरे का पूछती हुई उनके कमरे की ओर बढ़ी। जब वो वापस आई तो मेरी हैरत की सीमा न रही थी, क्योंकि उसके साथ मेरी बहू और मेरा बेटा दोनों ही तैयार खड़े थे। बड़ी सी मुस्कुराहट मेरे बेटे के चेहरे पर सजी थी। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है।
उसने तो मेरी आज्ञा के बगैर कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। अब चलो मेरी अनुमति के बगैर शादी कर ली थी, लेकिन आज तो मेरा सम्मान भी भूल चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाना चाहा और उठकर एक साइड पर होते हुए मैंने कहा, मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं सुबह से उठी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब है, तो मुझे जाकर आराम करना चाहिए। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में चली आई और मुझे मालूम नहीं वो लोग कितनी देर बैठे रहे। उसके बाद मेरा बेटा मेरी तबीयत पूछने तक न आया। इस बात ने मुझे ये बता दिया था कि इस लड़की ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। अब तो ये लड़की मुझे एक आँख नहीं भा रही थी। मेरा गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। वो आए दिन अपने पति के साथ कहीं ना कहीं बाहर चली जाती थी। अब मैं घर में अकेली रह जाती। मेरा बेटा मुझे पहले जैसा समय नहीं देता था। कभी कभार आकर एक दो बात कर लेता था और फिर वापस चला जाता था। आखिरकार ये साबित हो चुका था कि बेटे बहुत जल्दी ही पत्नियों के हो जाते हैं, माँओं के नहीं रहते। वो माँओं के तब तक रहते हैं जब तक वो कुंवारे रहते हैं। इस बात ने मेरी आंखें खोल दी थीं। मैंने सच्चाई को स्वीकारना शुरू कर दिया था, लेकिन इस लड़की से होने वाली नफ़रत ने मुझे भड़का दिया था। मेरा दिल करता था कि मैं इस लड़की को जान से मार डालूं। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मेरी ज़िंदगी गुजरने लगी। अब हर बात में अब मुझे पीछे किया जाने लगा था, लेकिन मैं पीछे रहने वालों में से नहीं थी। उस लड़की के लिए मेरे दिल में नफ़रत हमेशा के लिए थी और अब तो और भी बढ़ती जा रही थी। मैं छोटी छोटी बात पर उससे काफ़ी झगड़ा कर लिया करती थी। मैं अपने बेटे को उसकी पत्नी के विरुद्ध काफ़ी भड़काया भी करती थी, लेकिन मेरे बेटे के कान पर जैसे जूं भी नहीं रेंगती थी। मुझे हैरत होती थी, वो इतना पत्नी का गुलाम बन चुका था कि उसे अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं जो रह रहकर उसे इतना ज़्यादा उसकी पत्नी के बारे में भड़काती हूँ, ना जाने ये बातें जाती कहाँ हैं। वो शायद एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता है, और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी न लगती थी। अब तो ऐसा होने लगा कि मेरा बेटा, जो पहले सारी सैलरी लाकर मेरे हाथ पर रख दिया करता था, अब आधे से कम सैलरी मेरे हाथ पर आती थी और उसका ज़्यादा हिस्सा उन दोनों के अपने ख़र्चों में निकल जाता था। इस चीज़ ने मुझे और भी हिला दिया था। मेरा दिल चाहता था कि मैं या तो ख़ुद को मार डालूं या फिर इस लड़की को मार डालूं, जिसने यहाँ पर मेरे बेटे को अपने काबू में कर रखा था। मुझे हैरत अपने बेटे पर भी होती थी, जो अपनी पत्नी का इतना गुलाम हो चुका था कि उसे अब मेरी कोई चिंता नहीं थी। मैंने कई बार अपने बेटे का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहा, लेकिन मेरे बेटे ने हमेशा ही टाल मटोल कर छोड़ दिया और फिर वो अपनी पत्नी के पास चला गया। इस चीज़ ने मुझे बहुत दुख दिया हुआ था। किसी भी तरीके से मेरा दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ऊपर से मेरी सहेली अलग से नाराज़ हो गई थी, जिससे मैंने उसकी बेटी के बारे में बात की थी। वो मुझसे नाराज़ हो चुकी थी, जैसे ये सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया हो। उसने कहा कि अगर तुम्हें अपने बेटे की शादी कहीं और ही करनी थी तो मुझे पहले ही बता देती। मेरी बेटी घर में बैठी रही और मैंने फिर भी उसकी शादी नहीं की थी, लेकिन तुम मेरी बेटी को छोड़कर अपने बेटे के लिए दूसरी बहू ब्याह लाई हो। वाह, कैसी ज़ुबान है तुम्हारी। अपनी सहेली की ये बातें सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा था। हालांकि मुझे अपनी सहेली से बहुत प्रेम था और अपनी सहेली की बेटी से तो और भी ज़्यादा प्यार था। अपनी सहेली को कई बार बहलाने और फुसलाने के बाद जब वो ना मानी और बात को नहीं समझी, तो मैंने उसे समझाना ही छोड़ दिया और मैंने उसके घर भी जाना छोड़ दिया। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि उस लड़की ने मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया है। मैं जब भी सोचती थी, उसकी हर बुराई मेरे सामने आ जाती थी। फिर मैं ऐसे ही नफ़रत अपने दिल में भर कर ज़िंदगी गुजार रही थी, जब मेरे भाइयों ने मुझसे झगड़ा किया कि तुमने अपने बेटे की किसी अनजान लड़की से शादी कर दी और हमें बताया तक नहीं। मैं उन्हें समझाती रही, लेकिन कोई भी मेरी बात समझने को तैयार न था। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था। उन सब ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था और इस चीज़ का गुस्सा मुझे कैसे भी करके उस लड़की से निकालना था, क्योंकि ये सब कुछ उसी लड़की के कारण हुआ था और वो थी नंदिनी।
लेकिन वो पिछले 2 दिनों से अपने मायके गई हुई थी। आज जब वापस आई तो उसका पिता उसे छोड़ने आया था, लेकिन वो बहुत जल्दी में था, इसलिए उसे दरवाजे पर ही छोड़कर चला गया। रोहित उस समय ऑफिस में था। अब घर में सिर्फ हम दोनों ही बाकी बची थीं। वो घर में आई तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। मेरे इस मीठे स्वभाव को देखकर उसने भी एक नरम मुस्कुराहट मेरी ओर उछाली और हाँ में सर हिलाया। उसका कहना था कि वो खुद चाय बना लेगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, तुम बैठो, चाय मैं बनाऊंगी। बात कुछ ऐसी थी कि मैंने अपने पड़ोसी एक लड़के को बुलवा कर दूसरे गांव के बूढ़े वैद्य के पास भेजा था। उसके पास जहर मिलता था जो कुछ ही मिनटों में काम करना शुरू कर देता था कि खाने वाले मौके पर ही इस दुनिया से चला जाता। उस लड़के ने मुझे वो दवा लाकर दी। वो एक सुनहरा पाउडर था। मैं उसे लेकर बहुत खुश थी। आज मैं उस लड़की को मार डालना चाहती थी। जो गुस्सा मुझे उस लड़की पर आया हुआ था, उसका हल सिर्फ ये था कि मैं उसे जान से मार डालती। मैंने चाय बनाई और उसकी चाय में मैंने वही पाउडर डाल दिया और उसके कमरे में चाय लेकर चली गई। काफ़ी देर एक दूसरे से बातें करने के बाद हम दोनों ने चाय पी ली और मैं उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। कुछ समय बाद मैंने देखा कि वो नीचे गिरी हुई बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। ये देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैंने जब उसे हाथ लगाया तो उसकी नब्ज़ बंद होती महसूस हुई। इसका मतलब ये था कि वो मर चुकी थी। वो इतना जल्दी मर चुकी थी, मुझे विश्वास नहीं आ रहा था। एक और तो उसे मरता देखकर मेरे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी, पर वो मेरे हाथों मरी थी। इस चीज़ ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैं अब यही सोच रही थी कि मैं इसका क्या करूं और कहां से लाकर कहां ले जाकर ठिकाने लगाऊं। अगर मेरा बेटा उस समय ऑफिस से आ जाता तो उसके सामने मेरा सारा पोल खुल जाता। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने घर के पिछली ओर देखा। मैंने वहीं पर ही उसके लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। 2 घंटे की मेहनत के बाद इतना बड़ा गड्ढा खुद गया था कि उसमें उसे डाल सकती थी। मैं उसे घसीट कर बाहर लाई और उसे उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी। अब मैं संतुष्ट हो चुकी थी कि वो मर चुकी थी और अब मैं यही सोच रही थी कि जब मेरा बेटा वापस आएगा तो मैं उससे क्या बात बोलूँगी। जब वो वापस आया तो मैं उससे कहने लगी, अरे बेटा, नंदिनी तो घर वापस आई थी, लेकिन कुछ ज़रूरी सामान लेकर और कुछ गहने आदि लेकर एक दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। अरे मैंने तो उसे अपनी आंखों के सामने भागते हुए देखा है। तू नहीं जानता तेरे पीछे वो क्या क्या गुल खिलाती है। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा खामोश हो गया। उसने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मुझे बहुत हैरत हुई थी कि आखिर मेरा बेटा उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। मैंने जब उससे पूछा तो कहने लगा कि जो लड़की मेरी नहीं हो सकी तो वो किसी और की क्या होगी, और अब बस मैं उसे नहीं ढूंढूंगा। अब वो जहाँ जाए जो करे, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी ये बात सुनकर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही थी। ये तो उस पर जान निछावर करता था कि उसके लिए एक शब्द भी सुनना गवारा न करता था, लेकिन आज इतने आराम से ये बात कैसे कह सकता था। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब मेरा दिल खुश था कि मेरा बेटा एक बार फिर से मुझे वापस मिल रहा है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे डर सा लगने लगा था। मुझे हर ओर से उसकी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो और अब नंदिनी की आत्मा मुझे तंग कर रही हो। दिल बार बार घबरा रहा था। अब एक पल को भी मेरी आँख न लगती थी, लेकिन मैं अपनी ये बात अपने बेटे को नहीं बता सकती थी, इसलिए मैं खामोश रही। कुछ दिन बाद एक बार रात के समय मेरी आँख खुली तो पानी पास नहीं रखा था। प्यास के कारण मेरा गला सूख चुका था। उस बात को लगभग 1 महीना गुजर चुका था और अभी तक मेरे बेटे को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। मैं पानी लेने के लिए बाहर निकली तो मैं अपने बेटे के कमरे से आती अजीब सी आवाज़ें सुनकर उसके कमरे की ओर बढ़ी। कमरे का लॉक खुला हुआ था और कमरे का दरवाज़ा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। कमरे में झांककर जो कुछ मैंने देखा वो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी था, क्योंकि सामने का दृश्य था ही कुछ ऐसा। वो लड़की नंदिनी मेरे बेटे के बिल्कुल पास बैठी थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे लग रहे थे जैसे कभी एक दूसरे से दूर ही ना हुए हो। हैरत और परेशानी के मिले जुले भाव
अपने चेहरे पर लिए मैंने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। जब मैंने अंदर देखा तो वो दोनों मुझे देखकर एक साथ खड़े हो गए। मैंने कहा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम तो मर गई थी, मैंने हकलाते हुए कहा। तो वो मेरी ओर बढ़ी और कहने लगी, आपने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपने तो गड्ढा खोदकर मुझे गाड़ भी दिया था, लेकिन भगवान जिसे रखे उसे कौन चखे। मैं हैरत और परेशानी की तस्वीर बनी खड़ी उसे देख रही थी। वो ये क्या कह रही थी? मैंने सवालिया नज़रों से अपने बेटे की ओर देखा तो वह मुस्कुराकर मेरी ओर बढ़ा और कहने लगा, माँ, आपने मुझे ये बात बताई थी कि नंदिनी अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। तभी मुझे ये शक हो गया था कि ज़रूर आपने ही कुछ किया होगा। मैं अपने कमरे में आया तो मैंने फ़र्श पर खून देखा था और फिर मैंने देखा कि वो खून के निशान पूरे घर के फर्श पर बिखरे हुए थे और जहाँ तक वो जा रहे थे मैं उनका पीछा करते हुए घर के पिछली ओर आया था, जहाँ पर आपने उसे गाड़ा था। वहाँ से किसी की आवाज़ आ रही थी। बहुत थोड़ी ही मिट्टी आपने उसके ऊपर डाली थी। यही कारण था कि मुझे उसकी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने जल्दी से मिट्टी हटाई तो मैंने देखा कि नीचे उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैंने इसे जल्दी से उठाया और अस्पताल ले गया, लेकिन मैंने आपको इस बात की भनक भी ना पड़ने दी। मैं जानना चाहता था कि सच क्या है और मुझ पर वो सच्चाई खुल भी गई। मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि आप अपनी नज़रों में इतना गिर सकती हैं और मेरी नज़रों में भी। मुझे लगता था कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, लेकिन आपने तो सबसे बुरी माँ होने का सबूत दे दिया। मुझे लगता था कि हर माँ अपने बच्चों की खुशी देखकर खुश होती है, लेकिन यहाँ पर तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपके साथ क्या करूँ और क्या कहूँ आपको। आप मेरी माँ हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मेरी माँ ही रहेंगी और आपको इस जगह से कोई नहीं हटा सकता। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जो आज तक मेरे दिल में आपके प्रति सम्मान और आदर था वो वैसा नहीं रहेगा। अब मैं आपसे और अधिक बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी की है। आप मेरी पत्नी को मार देती तो ना जाने मुझे क्या हो जाता। ये कहते हुए उसने मुंह मोड़ लिया। मैं बार बार रोती रही और माफ़ी मांगती रही, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी ओर एक बार भी ना देखा था। मैं जान चुकी थी कि भगवान जो करता है उसमें इंसानों का कोई ज़ोर नहीं होता। अगर इंसान उसमें अपनी मर्ज़ी चलाए तो फिर वह खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। भगवान के किए गए काम के आगे कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब मैं अपने उसी घर में ज़रूर रहती हूँ, लेकिन मेरा बेटा पहले की तरह मुझसे बात नहीं करता। उसका कारण ये है कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया था, लेकिन मैं इस उम्मीद पे हूँ कि एक न एक दिन मेरे बेटे को फिर से एहसास होगा और वो एक बार फिर से मुझसे बात करना शुरू कर देगा। मेरी बहू मेरे साथ बहुत अच्छी है, उसने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा रहती हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।